आप सभी को गुड आफ्टरनून और नमस्कार सभी वीएलई भाई बंधु को। मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में है, कई डिस्ट्रिक्ट से लोग भाग लिए हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग सेशन में भाग लेने के लिए इस पे जो है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो पुष्पेंद्र सर के द्वारा जो भी ईरर से रिगार्डिंग है, डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग है, वो आपको वो बताएंगे पुष्पेंद्र सर। उनकी बातों को ध्यान देते हुए आप लोग सुनेंगे, क्योंकि देखिए समस्या क्या है कि अभी भी ऑपरेटर जो हमारे हैं यूसीएल के वीएलई वो सस्पेंड हो रहे हैं। अभी भी संख्या जो है वो कम में हो रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन की अवधि अभी भी है। तो आप सभी को पुष्पेंद्र सर सीएससी दिल्ली एचओ से वो ट्रेनिंग देंगे और इस ट्रेनिंग को आप लोग सफलतापूर्वक से लेंगे और उसी अकॉर्डिंग आप जो है कार्य को करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जिले में जितने भी वीएलई इस वीसी में ज्वाइन किए हैं, अगर उनके कलीग कोई बच गए हैं तो उनको प्लीज आप जल्द से जल्द ज्वाइन कराएं, ताकि हम लोग इसको ट्रेनिंग सेशन जो है पुष्पेंद्र सर के द्वारा स्टार्ट करा पाए। स्टार्टिंग का कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी वीएलई बंधु हैं जो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, या तो प्लीज आप यूसीएल के क्लाइंट को हैंडओवर कर दें हमारे आलोक सर को मेल करके और हमें, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कार्य को करने के लिए वो 25 पैक कोड प्रतिदिन काटें। आपको जो यूसीएल में कार्य करने का टाइमिंग जो दिया गया है वो सर्वर की इशू मैं मान रहा हूं कि डेली घंटे 2 घंटे प्रतिदिन होती है, कई दिन नहीं भी होती है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको 4 घंटा जो है टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। ऑफिस की वर्किंग आवर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे है, जो कि यूआईडी से सर्टिफाइड टाइम है, लेकिन हमने ऑलरेडी आरओ से अप्रूव करा के 2 घंटे मॉर्निंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिलवाया गया है और 2 घंटे इवनिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिलवाया गया है। तो हो सकता है किसी दिन सर्वर की वजह से आप काम नहीं कर पाए दिन में, तो आप इवनिंग और मॉर्निंग में उनका काम कर सकते हैं। और प्रतिदिन जो है 2 से 3 घंटे ही सर्वर इशू होती है, या कई दिन नहीं भी होती है। यूसीएल क्लाइंट जो है वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का क्लाइंट है और उसमें हम लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट का भी कार्य करते हैं। तो आप सभी वीएलई भाई बंधु से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ऐसे जितने भी वीएलई हैं जिन्होंने अपना ट्रांजैक्शन 25 से नीचे प्रतिदिन कर रहे हैं, तो आप सभी ये इंश्योर कर लीजिए कि मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है प्रतिदिन आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट और ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट का प्रतिदिन 25 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये अपने इंड से इंश्योर करिए। मैं आप सभी लोगों को एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि पैक कोड आप लोग प्रतिदिन जो है वो मॉर्निंग में अपना कट कर लें। जैसे कि प्रतिदिन 25 पैक कोड आप मॉर्निंग में डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप वहां से अपनी ऑपरेटर आईडी को डाल के, जो आपका ऑपरेटर आईडी है, जिन ऑपरेटर का जो भी ऑपरेटर आईडी है वो ऑपरेटर आईडी डाल के और अपना मोबाइल नंबर डाल के आप 25 पैक कोड जो है उस दिन का, पूरे दिन का आप वहां से निकाल लें। ऐसा नहीं करें आप लोग कि हम एक अपडेट किए और एक पैक कोड फिर पोर्टल से कटाने के लिए गए। होती क्या है कि कभी कभी यूसीएल की सर्वर, आधार की सर्वर डाउन रहती है, तो कभी कभी सीएससी की भी डिजिटल सेवा पोर्टल डाउन हो जाती है और उसके माध्यम से आप पैक कोड नहीं कटा पाते हैं। तो प्रतिदिन आप 25 पैक कोड अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कटा लें और ये इंश्योर करें उस पैक कोड को अपने नोटपैड में कहीं सेव करके रखें। मान के चलिए आज हम 10 ही अपडेट कर पाए, तो कल उस पैक कोड को हम लोग यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पैक कोड यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, आप उस पैक कोड को दूसरे दिन तीसरे दिन यूज कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पैक कोड प्रतिदिन आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी ऑपरेटर आईडी को डाल के तथा अपने मोबाइल नंबर को डाल के 25 पैक कोड अपना डिटेक्ट कर लें और अधिक से अधिक जो अपडेट का कार्य करते हैं, जैसे कि बहुत सारे वीएलई हैं जो कि हमारे एक दिन में 50 भी अपडेट का कार्य करते हैं,
तो वो 50 पैक कोड डिडक्ट कर लें, ताकि पैक कोड दोबारा कटाने का हमारा झंझट ना हो। और जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे वैसे हम पैक कोड नोटपैड में जो हम सेव करके रखे हैं उससे हम लोग अपडेट का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग सेशन में हमारे टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे वीएलई नहीं ज्वाइन किए हैं। एक्चुअली ये ट्रेनिंग सेशन जो है दिल्ली हेड ऑफिस से पुष्पेंद्र सर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराने की रिक्वायरमेंट थी, और आप सभी को ट्रेनिंग दिया जाएगा जो कि हम लोग का ऑपरेटर सस्पेंड होती है, जो आगे हम लोग का ऑपरेटर सस्पेंड नहीं हो, अच्छे सुचारू रूप से आप काम कर पाएं और तरीके से काम कर पाएं। तो अभी भी कोई लोग आपके कलीग में बच गए हैं जो कि ज्वाइन करने के लिए बचे हुए हैं, तो प्लीज आप 5 मिनट्स के अंदर उनको ज्वाइन करा लें। जैसे कि 10 डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में टोटल जो वीएलई हमारे यूसीएल के हैं वो 142 हैं। ईस्ट चंपारण में गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि राजीव सर ने बताया कि कुछ लोग अभी ऐड नहीं हुए, तो जैसे ही ऐड होते हैं तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राजीव सर जैसा भी हो, आप मैं बीसी में ही हूँ, आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ओके 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 सर, थैंक यू। जी 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 सर, ओके। तो मैं बताना चाहूंगा मुजफ्फरपुर से 142 वीएलई है, ईस्ट चंपारण से 123 वीएलई है, दरभंगा से 115 है, समस्तीपुर से 102 है, सीतामढ़ी से 95 है, वेस्ट चंपारण से 95 है, पटना से 94 है, मधुबनी से 93 है 93, सारण से 79 है और बेगूसराय से 73 है। टोटल बीएलई का पार्टिसिपेंट जो है आज के ट्रेनिंग सेशन में 1000 के अराउंड होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट्स आप लोग को टाइम दिया जा रहा है। आपके अगर कोई कलीग नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज उनको ज्वाइन करा लें, और हम लोग फिर ट्रेनिंग सेशन पुष्पेंद्र सर के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग सेशन में भाग लेंगे, और सर के द्वारा जो भी गाइडलाइन और सुझाव होगी उसको बेहतर तरीके से आप करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग का जो पैक कोड का था, मैंने जो आप सभी लोगों को बताया वो आप लोग मॉर्निंग में करके रखें, और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट कार्य करें। ये आप सभी बीएलई भाई बंधु से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है। और जो लोग पूरे महीने का 150 से नीचे अपडेट करते हैं उन सभी का कार्य बहुत जल्द बंद हो जाएगी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर यूआईडी के द्वारा आपकी कार्य बंद हो जाती है तो फिर दोबारा आपको कार्य नहीं मिल पाएगी। और अगर आपके एरिया में इनरोलमेंट का काउंट नहीं है अपडेशन का, तो आप सिलेंडर कर सकते हैं। आलोक सर को 2 में रखते हुए, सीसी में हमें मेल रखते हुए आप अपने यूसीएल क्लाइंट को सिलेंडर कर सकते हैं। बाकी जो भी सर्विसेज अभी यूसीएल क्लाइंट में बचे हैं उसमें अच्छे से आप लोग काम करें और ज्यादा से ज्यादा काम करें। अभी हमारे बीच जो है श्याम जी कुछ आप सभी लोगों को बताएंगे, तो हमारे तरफ से बस अभी इतना ही है। बाकी श्याम जी अभी कुछ बताएंगे, 5 मिनट आपको टाइम देंगे, उसके बाद पुष्पेंद्र सर फिर श्याम जी पुष्पेंद्र सर को रिक्वेस्ट करेंगे और इस सेशन ट्रेनिंग सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। फिर हम आपके साथ फिर जो भी होगा बीच में आपका सपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग के सेशन के माध्यम से। बीच में जो भी पुष्पेंद्र सर के द्वारा बताया जाएगा, अगर आपको समझने में कोई समस्या होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। चैट बॉक्स के माध्यम से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं लास्ट टाइम में। तो थैंक यू। आप लोग श्याम सर कुछ गाइड कर रहे हैं, उसको आप लोग सुने शांतिपूर्वक से प्लीज। गुड आफ्टरनून। देखिए हमारे जितने भी बीएलई हैं उनको वीसी में ज्वाइन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए हमारा सबसे ये ट्रेनिंग रखने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा इस महीने में हमारा एक जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, जिसके कारण ये ट्रेनिंग रखा गया है। और आप लोग यूसीएल में काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बीएलई हमारे आज के डेट में 15 दिन बीत गए हैं लेकिन वो अभी तक काम शुरू नहीं किए हैं। उनको मेल भी और कॉल भी गए हैं इसके रिगार्डिंग आपके पास कि आप लोग काम शुरू करें। बहुत लोगों के साथ इशू है कि उनका स्टडी कॉपी का कोई इशू है, कोई कुछ और इशू है। बहुत सारे लोग बाहर हैं, बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो जो वैसे बीएलई हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, यूसीएल में इंटरेस्टेड नहीं है, कृपया आप लोग अपना आईडी को सरेंडर कर दें।
क्योंकि देखिए आपको बार बार मेल जाएगा, आपको बार बार कॉल जाएगा, उससे अच्छा है कि आप सरेंडर कर दें। क्योंकि देखिए यूआईडी का सख्त निर्देश है कि अगर आप महीने में 30 दिन में अगर आपका एक भी ट्रांजेक्शन नहीं शो करता है तो आपकी आईडी को यूआईडी के द्वारा बंद कर दी जाएगी। और आपको भी पता है यूआईडी के द्वारा अगर बंद होगी तो फिर दोबारा आप कभी भी सीएससी में आधार का कार्य नहीं कर पाएंगे, यूसीएल का। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको को लगता है कि हम इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं, आपके यहाँ इंटरनेट की सुविधा में बाधित हो रही है, आप क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे वीएलई हैं, ऐसे एरिया से हैं जहां इंटरनेट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, बीएसएनएल के हैं, बाकी कोई सर्विस नहीं है, बस बीएसएनएल का है। और बीएसएनएल का आप भी जानते हैं कि कितना सर्विस अच्छा है और क्या है। क्योंकि बहुत सारे हमारे वीएलई से बात हुई है तो उनका यही ज्यादा कॉमन एरर था कि इंटरनेट स्टैटिक आईपी जो है वहाँ वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, फाइबर कट है, उनके स्टैटिक आईपी में इशू है, जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग इन चीजों को देख लें, प्रोवाइडर हो सके तो अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर लें, और स्टैटिक आईपी चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि स्टैटिक आईपी अगर आप चेंज करते हैं तो मिनिमम 10 से 12 दिन आपको स्टैटिक आईपी व्हाइट लिस्ट होने में समय लगेगा, वर्किंग डे, क्योंकि सैटरडे संडे उसको काउंट मत कीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जिसके कारण ना आप लोग आगे का काम कर पाइएगा और यूसीएल का भी काम हो पाएगा। हमारे बहुत सारे वीएलई हैं, बैंक जो भी हमारे वीएलई हैं यूसीएल के, वो सारे बैंक से जुड़े हुए हैं, और बैंक से जुड़ने के कारण वो बैंक में काम नहीं कर रहे हैं। बस यूसीएल का बहुत सारे हमारे ऐसे वीएलई हैं, बस यूसीएल का ट्रांजेक्शन करते हैं बट बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। हमारे करीब 400 ऐसे वीएलई हैं जो एक्सिस बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं मई महीने में। 70 ऐसे वीएलई हैं जो एचडीएफसी का बैंक लिए हैं बट वो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। 10 से 20 लोग ऐसे हैं वीएलई हैं जो आईडीबीआई के हैं जो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग जो लोग ट्रांजेक्शन नहीं करें, कृपया आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप बैंक में भी आप ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको बैंक के कारण ही आपको यूसीएल प्रदान की गई है। अगर आप यूसीएल में के साथ साथ अगर बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी अगर आईडी बंद होती है बैंक की तो आपका यूसीएल भी डिफॉल्ट बंद हो जाएगा। तो आप लोगों से, क्योंकि देखिए आपके सेंटर पे आप डिजिटल सेवा पोर्टल चलाते हैं, उसमें बहुत सारे सर्विसेज हैं, फिर आपका बैंक है, फिर यूसीएल है, तो आपके यहाँ फुटफॉल भी अच्छा है, आपके यहाँ कस्टमर भी आते हैं, आप कस्टमर का जो भी सर्विस है प्रोवाइड करते हैं वो उनको प्रदान भी करते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सिस बैंक में कि सर वो लोन लीड किए हैं या कुछ लोन दिए हैं, वो चीज नहीं, आपको ट्रांजेक्शन शो करना है, यानी लेन देन आपको शो करवाना है। पर डे कम से कम जितने भी हमारे यूसीएल कस्टमर आते हैं, यानी आधार के कस्टमर आते हैं 10 लोग, तो उनसे 10 में से 2 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको बैंक का काम करवाने आते होंगे। आप इन चीजों को आप ट्रांजेक्शन पर डे रखिएगा तो एक्टिव शो रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि महीने में कम से कम आप 50 तो ऐसे ट्रांजेक्शन पर डे के हिसाब से अगर दो भी हम रखे हैं तो अगर 25 दिन में का हम काम देखें तो 50 दिन तो हमारा 50 तो ऐसे लोएस्ट ट्रांजेक्शन रहेगा, यानी आराम से 50 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं बैंक में। और यूसीएल में आपको टारगेट भी पता है कि आपको 25-25 करना है, तो आप आराम से इसको भी अचीव कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास समस्या है, किन्हीं का जो भी समस्या है स्टैटिक आईपी के रिलेटेड या फुटफॉल के कारण, अगर फुटफॉल कम है आपके पंचायत में, गांव में या आपके एरिया में, तो आप वहां के मुखिया से, वार्ड पार्षद से या कोई वैसे नामी व्यक्ति हैं जो उनकी बातें गांव वाले सुनते हैं, उनसे आप मिलिए, आप अपना सेंटर का प्रसार करवाइए, तभी आपका ये फुटफॉल बढ़ पाएगा और आप यूसीएल का काम कर पाइएगा। क्योंकि हमारे करीब 200 से 250 ऐसे वीएलई हैं जो एकदम काम ही नहीं करते हैं, एकदम जीरो है, 30 दिन का उसका ट्रांजेक्शन जीरो है, यानी पिछले 15 मई से लेके आज कल 15 जून तक में आपका ट्रांजेक्शन जीरो है। तो आप वैसे लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना ट्रांजेक्शन करें, और जो भी समस्या है आपके साथ उसको आप जल्दी सॉर्ट आउट करवा लें।
या वो स्टैटिक आईपी चेंज करना हो, इंटरनेट का इशू हो, प्रोवाइडर का इशू हो, या हमारे इन से इशू हो, आपका आयरिस का इशू हो, जो भी इशूज हो उसको जल्द से जल्द इसको खत्म करके आप काम शुरू कर दें। क्योंकि आपको सख्त निर्देश दिया जाता है यूआईडी के द्वारा कि अगर 30 से दिन का अगर आपका 0 ट्रांजेक्शन है तो यूआईडी डिफॉल्ट आपकी आईडी को बंद कर देगी, सस्पेंड कर देगी, इनएक्टिव कर देगी, जिससे आप यूसीएल का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो गुड आफ्टरनून श्याम जी, आपको थैंक यू इस विषय में बोलने के लिए। अब हम लोग जो हैं श्याम सर के द्वारा जो भी आपको बताया गया है, जो नंबर है हम लोगों का ट्रांजैक्शन का वो डिक्रीज हो रहा है, प्रतिदिन वो डिक्रीज हो रहा है। तो कृपया करके आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रांजैक्शन जो है घटनी नहीं चाहिए। अगर घटती है तो कहीं ना कहीं हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, यूआईडी के नज़र में बेहतर जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का जो फैसिलिटी है आप सभी को बहुत बेहतर दिया गया है, और जो भी हमारे सर्विस में क्लाइंट में सर्विस है उसको सफलतापूर्वक से आप लोग करें। और जैसे श्याम जी और हमारे द्वारा आप सभी लोगों को बताया गया कि पैक कोड का जो भी ये है आप मॉर्निंग में ही कट कर लें। और आप लोग ग्रुप में जो सर्वर का इशू दिखाते हैं इससे कोई फायदा नहीं है सर, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि सर्वर की इशू हो सकती है कि डेली या हफ्ते में एक दिन हो और वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए हो, लेकिन काम आप ही को करनी है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी कार्य जो है बंद करनी पड़ेगी यूआईडी से डायरेक्टली, और बाद में फिर आपको अफसोस होगा कि हमारे पास कार्य था और हमने किया नहीं और हमारी काम को बंद कर दिया गया डिपार्टमेंट के थ्रू। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी अच्छे वीएलई हैं, पुराने वीएलई सिस्टम में जुड़े हैं, तो आप लोग कृपया करके इस पे ध्यान दें और अच्छे से अच्छे कार्य करें, ताकि हमारा जो अपडेशन का काउंट है वो डिक्रीज ना हो और वो डेली जो है अच्छे काउंट में आए, हमारे जो भी अपडेट्स का काउंट है। तो आप सभी लोगों से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट था। अब मैं पुष्पेंद्र सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप इस सेशन को स्टार्ट करिए प्लीज। जी राजीव सर और श्याम जी, आपने इतने शॉर्ट टाइम पे वीसी अरेंज की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप लोग इस वीसी में अटेंड हुए। जैसा कि राजीव सर ने और श्याम जी ने आपको बताया कि हमारा मेन मोटिव ये है कि जो हमारे वीएलई इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। आपका जो साथ है वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक रहे। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे तो हम नहीं कर रहे आपको, लेकिन यूआईडीआई फिर आपको वहां से हटा देगी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो एनरोलमेंट काउंट है वो डे बाय डे इंक्रीज ही होनी चाहिए, जैसा कि अभी आपको राजीव सर ने बताया। डिक्रीज काउंट में जाओगे तो वो आपको बंद कर देगी। फिर आप भी जानते हैं कि सीएससी आईडी के लिए फिर आप बार में मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। टाइम रहते आपको अपने आप को चेंज करना है। थोड़ा सा पब्लिसिटी करो, नियर अबाउट पैम्पलेट वगैरह बांटो। अब जो आपका सेंटर है आप उस सेंटर को खुद जो है वो रन कर रहे हो, तो आप अपने सेंटर के ओन बॉस हो आप। तो आपको अपने सेंटर को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आपके सेंटर पे फुटफॉल आए, उसके लिए आप ही को अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि आप नियर अबाउट कहीं पे पैम्पलेट, कहीं पे लाउड स्पीकर के थ्रू ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह कीजिए जिससे आपके सेंटर पे काम आए। जो आपने बताया कि कई बार सर्वर इशू होता है वो कभी कभार तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो ये सब इशू का कोई फिर मतलब नहीं बनता। तो कोशिश कीजिए, जहाँ है वो जेन्युइन इशू है, वो उस चीज को सर भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन जहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे आप काम करो और अपना एनरोलमेंट का जो काउंट है वो बढ़ाओ। तो हमारा मेन पर्पस ये है, मैं वीसी स्टार्ट करता हूँ। मेन पर्पस ये है कि आपको जो सर या मैं या जो हमारी टीम है जो समझाना चाह रही है वो आप तक पहुंचे और आपको वो चीज समझ में आए। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, एक बार देखिएगा, ठीक है। अभी सभी को मेरी पीपीटी शो हो रही है? जी जी, आपकी पीपीटी शेयर हो गई है सर, स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो अभी सभी VLEs इस PPT को एक बार देखेंगे। ये देखिए रेगुलर बेसिस पे श्याम जी या राजीव सर या हमारी टीम, आलोक सर, जो भी हमारी टीम है बिहार टीम में, ये सभी आपको रेगुलर बेसिस पे ये ट्रेनिंग देते रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा इसको आपको दोबारा रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि आपकी स्टेट से या अदर स्टेट से भी हमारे पास अभी पेनल्टी या सस्पेंशन, जो लोग सस्पेंड हुए हैं उनकी डिटेल आई है। तो हमारा पर्पस ये है कि आपको वो चीज दोबारा से एक बार रिवाइज की जाए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं गलतियां आप कर रहे हो, जल्दबाजी में कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, इसी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी आ रही है और आप लोग सस्पेंड हो रहे हो। तो बस उसी चीज को एक बार दोबारा रिवाइज कराएंगे, लेकिन आपको उस चीज को ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है। पहली चीज तो देखिए, आपके सेंटर पे कोई भी अगर रेसिडेंट आ रहे हैं तो आपको उनके साथ बहुत ही पोलाइटली वे में बात करनी है, बहुत ही हम्बल तरीके से पूछना है, क्योंकि आपका सेंटर है। अगर कोई आपके पास आ रहा है तो रिलेशन आपको बनाने हैं। अच्छे से बात करोगे तो वो नेक्स्ट टाइम अपने फैमिली में नियर अबाउट सभी को उस चीज के बारे में बताएंगे कि मैं वहां पे गया, मेरे से उन्होंने अच्छे से बात की, जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको समझा, फिर उसको रिजॉल्व किया। तो कोशिश ये करनी है, अच्छे से बात करनी है, रूडली बात नहीं करनी है। आपके सेंटर पे सिटिंग की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि एज पर द UIDAI गाइडलाइन आपको बताया गया होगा। वाटर फैसिलिटी आपके सेंटर पे होनी चाहिए। तीसरी चीज, कोई भी हैंडीकैप या कोई सीनियर सिटीजन या कोई प्रेग्नेंट लेडी या कोई स्मॉल किड, ये अगर आपके सेंटर पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रायोरिटी उनको दीजिए और उनका एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो औरों की अपेक्षा पहले उनका करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज, आपके सेंटर पे कोई भी अगर आता है तो पहले उसकी बात को आपको समझना है। समझने के बाद ये चीज रियलाइज करनी है, हो सकता है कि वो जो रेसिडेंट आपके पास आए हैं उस दिन उनका काम ना हो पाए, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो, तो आपको उनके साथ बहुत ही पोलाइटली वे में बात करनी है। ऐसा नहीं है कि वो आज आपके पास से चला गया दोबारा नहीं आएगा, सेंटर आपका है, आप रन कर रहे हैं, वो दोबारा भी आपके पास आएंगे अगर आप उनको अच्छे से गाइड करेंगे। जो डॉक्यूमेंट UIDAI गाइडलाइन के अंडर आते हैं वही डॉक्यूमेंट उनको बताना है, समझाना है, नेक्स्ट टाइम वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे। तो उस टाइम पे आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, पोलाइटली उनको समझाना है। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि मैं अपना उनको बता रहा हूँ, मेरे पास दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, आपको प्रॉपर उनको टाइम देना है, उनको समझाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो आपके पास आ पाए। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये आधार रिट्रीवल प्रोसेस, ई आधार प्रिंट, रीऑर्डर आधार PVC 1947 हेल्पलाइन एंड ग्रीवियंस एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड। ये देखिए आपके पास इसीलिए है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके सेंटर पे कोई आता है तो आपको पोलाइटली बात करनी है। लेकिन कई बार आपने देखा हो कि आप तो पोलाइटली बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले रेसिडेंट हैं वो आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, तो आपको फिर भी उनसे पोलाइटली बात करनी है। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपके सेंटर पे होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी रेसिडेंट आपके पास आ रहा है, उसका जो भी इशू है, मान लीजिए पैकेज जनरेट नहीं हुआ या उसके आपने तो अपडेट कर दिया, ज्यादा टाइम हो गया है, तो ये मेल ID, ये फोन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर उसको बहुत सपोर्ट करेंगे। आप उनको बता सकते हैं, सर मेरे एंड से मैंने बना दिया है, जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा डिले लग रहा है, आप इस हेल्पलाइन पे या इस मेल ID पे मेल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी, वो उस चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे और आपसे आर्गुमेंट की बजाय मेल ID पे या फोन को पहले करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जो मोस्टली थोड़ी बहुत भी जो आर्गुमेंट हो रहा है किसी से, वो भी आपका कम होना बंद हो जाएगा। मेक श्योर दैट रेसिडेंट कंफर्ट्स विद द डिटेल ऑफ नेम, जेंडर, एड्रेस, रिलेशनशिप एंटर्ड। देखिए आपको इस चीज के लिए श्योर रहना है कि कोई भी अगर आपके पास रेसिडेंट किसी भी काम के लिए आ रहे हैं, अगर मान लीजिए नेम चेंज कराने के लिए आ रहे हैं, तो अननेसेसरी उसका जेंडर चेंज नहीं करना है, आपको उसका एड्रेस चेंज नहीं करना है, उसका रिलेशनशिप चेंज नहीं करनी है। आपके पास जो रेसिडेंट जिस पर्पज से आया, आपको बस वही चीज चेंज करनी है, दूसरी किसी चीज को आपको नहीं छेड़ना है, नहीं चेंज करनी है। मेक रेसिडेंट टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर कैप्चर ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। देखिए आपके पास कोई भी रेसिडेंट अगर आ रहे हैं तो आपको उनकी मोबाइल नंबर तो अपडेट करना ही है, प्लस आपको मेल ID के लिए भी उनको अप्रोच करना है कि सर आप मेल ID भी अपडेट करवा लीजिए, सेम अमाउंट में आपकी मेल ID भी अपडेट हो जाएगी। इससे क्या है कि आपका और रेसिडेंट का एक रिलेशन का बॉन्ड बनता है, वो आपके प्रति एक विश्वास एक उनके ऊपर आता है कि देखिए मैंने एक पर्पज से आया था, मेरा दूसरा पर्पज भी सॉल्व हो गया। तो वो और जो रेसिडेंट हैं नियर अबाउट जो उनके पड़ोस में रहते हैं उनको बताएंगे और आपके सेंटर पे फुटफॉल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास जो रेसिडेंट हैं उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। कई बार हमने देखा है कि आप सेंटर पे जाओ, वहां पे बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं, किसी कोई पूछ रहा है उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस टाइप का अगर आप बिहेव करेंगे किसी के साथ तो नेक्स्ट टाइम से कोई नहीं आएगा आपके पास।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई केस ऐसे आते हैं, तो आप अपने सेंटर पे हैं, अपने सेंटर को कैसे ग्रो करना है ये आपके ऊपर है। तो आपको उस चीज को समझना है और अपनी सेंटर पे अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है और अपने काउंट को बढ़ाना है। बी पेशेंट एंड कंटिन्यूअस टू रेसिडेंट इन ऑल फेसेस ऑफ एनरोलमेंट प्रोसेस। जब आप एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पेशेंस बिल्कुल रखना है, अच्छे से फॉर्म भरना है, एक बार में फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, टेम्परिंग डॉक्यूमेंट आपका नहीं चलता है, एक बार में फॉर्म भरेंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से और उसको अपलोड करेंगे। रिव्यू मॉनिटर हैज टू बी प्रेजेंट एट द ईच आधार सेवा केंद्र। आपके सेंटर पे आप शायद लैपटॉप पे काम करते होंगे या डेस्कटॉप पे करते होंगे, लेकिन आपके पास एक मॉनिटर भी होता है जिसमें आपके पास कोई रेसिडेंट आ रहे हैं तो आप उनको रिव्यू भी कराते हैं। कई बार नहीं कराते होंगे तो ये आपके लिए है कि आपको उनको रिव्यू कराना है। अगर बाई चांस आपसे टाइप करते टाइम टाइपिंग एरर किसी से भी हो सकता है, मेरे से हो सकता है, आपसे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, तो आपको उनको रिव्यू कराना है कि जो डिटेल वो चेंज कराने के लिए आए थे आपने भरी, टाइप करते टाइम कुछ एरर हो सकता है तो आपको उनको रिव्यू कराना है। अगर आपने उनको रिव्यू कराया, हो सकता है वो मिस्टेक वो देख लें और वो आपको बोले कि सर ये इसमें चेंजेस करना है, तो वो आप अपडेट कर पाए, क्योंकि एक बार आपने अपलोड कर दिया पैकेट आपका रिजेक्ट होना है और उसके ऊपर से पेनल्टी आएगी। तो आपको उनको रिव्यू कंफर्म कराना है, पहले खुद रिव्यू करना है, उनको भी रिव्यू कराना है। ये आप अगर अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपकी आधी मिस्टेक होनी तो बंदी हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिक्टली अधेयर टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर प्रिस्क्राइब्ड बाय यूआईडीआई अथॉरिटी। देखिए एसओपी आपको पता ही है, यूआईडीआई के जो अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो उनकी अपडेटेड लिस्ट है वो स्टेट टीम ने आपको शेयर भी की होगी, आपने अपने सेंटर में भी लगाई होगी। तो आपको वो अपने सेंटर पे इसलिए लगानी है क्योंकि रेसिडेंट और आपको दोनों को पता होना चाहिए किस पर्पस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है, जो कि यूआईडीआई की एज पर द यूआईडीआई गाइडलाइन में आते हैं। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेना है। अगर आपके सेंटर पे वो चीज लगी है तो रेसिडेंट आपके पास आते हैं, उन्हें उन्हें सामने से देखने से पता चल जाएगा कि यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके अलावा नहीं लगते हैं, वो आपसे आर्गूमेंट ही नहीं करेगा। नेवर कलेक्ट एक्सेस एडिशनल चार्जेस, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको स्टेट टीम भी बताती होंगी, आप किसी से भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे टूल हैं, हम पता लगा सकते हैं आपने किस रेसिडेंट से कितने पैसे लिए। आपको काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। अगर आप आज गलती करते हो, हमारे पास डिटेल आती है, आप स्ट्रिक्टली यानी 0% टॉलरेंस है करप्शन के लिए। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं 0% टॉलरेंस है, आप उसी टाइम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, प्लस आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, ईमानदारी से काम करो, लॉन्ग टाइम तक काम करोगे। अभी आपने देखा आपको डॉक्यूमेंट अपडेट की भी सर्विस दी गई है, आप अच्छे से काम करोगे, हो सकता है आधार में और सर्विस मिले आपको। कोशिश करनी है, अच्छे से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। नेवर गिव रिमोट एक्सेस टू अननोन पर्सन टू फिक्स सिस्टम रिलेटेड इशू। आप सभी को बताया भी गया होगा, स्टेट टीम ने भी आपको अवेयर किया होगा कि आपकी जो मशीन है उसको आपको किसी को भी एनी टैक्स पे नहीं देना है। एनी टैक्स आप सभी को पता है, रिमोट के थ्रू आपके सिस्टम किसी सामने वाले पर्सन के पास एक्सेस आ जाती है, वो आपके सिस्टम को कहीं और से रिमोट के थ्रू यूज कर लेता है, और अगर उसने गलती से बाईपास कर लिया तो आपकी मशीन के साथ वो मिस यूज कर सकता है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी कोई कॉल आती है तो पहले अपनी स्टेट टीम से बात करें, पूछें कि आपके थ्रू ये कॉल है या नहीं है, नहीं है तो आपको स्ट्रिक्टली मना कर देना है। डू नॉट एक्सेप्ट टेम्परिंग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है पेनल्टी की, उसमें हमने देखा है कि उसमें कई लोगों ने टेम्परिंग डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं, कई जगह ब्लैंक स्कैन आई हुई है, इस पे भी अभी हम आएंगे। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं, आप कई बार उसमें गलतियां करते हैं। उसमें नाम था अजय सिंह, गलती से अजय कुमार हो गया, आपने फ्लूट लगाई और चेंज कर दिया। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेना है जिसमें ओवर राइटिंग, टेम्परिंग कुछ भी कर रखा हो, ऐसा डॉक्यूमेंट लेना ही नहीं है आपको। डू नॉट अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। आपके पास कोई फोन करता है कि कुछ सर्विस बंद हो गई है, हम उसमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी, ये गलत है। जब कोई सर्विस बंद होती है तो वो पूरे पैन इंडिया बंद होती है, स्पेशल एक स्टेट एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बंद होती। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है, अगर स्टार्ट होगा तो पैन इंडिया सबका स्टार्ट होगा, बंद होगा तो पैन इंडिया सबका बंद होगा। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज या कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आप ऐसे करते हो पाए जाते हो तो 1 लाख पर मशीन पेनल्टी है, इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ फ्रॉडेस्ट एट द आधार सेंटर।
अब कई बार वीएलई कहते हैं कि सर हमने तो कोई ओवरचार्जिंग नहीं की, हमने तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, लेकिन अब हम जब रेसिडेंट को रेंडमली कॉल करते हैं तो वो बोलता है कि हम इसी सेंटर पे गए थे, ये वीएलई थे, इन्होंने हमसे पैसा लिया। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी नियर अबाउट सेंटर के आसपास जो एक्टिविटी हो रही है रेंडमली पूछ लो। कोई भी अगर आपके पास आ रहा है तो आप उनसे पूछ लो कि सर आप कहाँ से आए, कैसे पता लगा, या आपने बाहर आधार के लिए जब मेरे पास आप आए अपडेट के लिए कहीं पैसा तो नहीं दिया, कितने अमाउंट 50 रुपीज जो चार्जेस है आपकी, ऐसा तो नहीं कि बाहर आपने 100 दिए 150 दिए और उन्होंने बोला कि वहां चले जाओ वो 50 ले लेंगे आपसे, 100 रजिस्ट्रेशन किए हैं और 50 रुपीज अपडेट किए हैं। तो रेंडमली भी कॉल करोगे तो भी आप पकड़ लोगे कि नियर अबाउट आपके सेंटर के आसपास कोई पैसा तो नहीं ले रहा। टाइम रहते बताओगे तो उस पर एक्शन करेंगे, हमारे डीएम्स हैं, स्टेट टीम है, वो तुरंत चेक करेंगे। जब आप सस्पेंड हो गए उसके बाद आप बोलो कि मुझे इन्होंने कहा था या मुझे वहां से पता लगा, उन्होंने मुझसे कहा था, ये सब बात का फिर कोई लॉजिक नहीं रहता। टाइम रहते इन्फॉर्म करोगे तो उस चीज के लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी, चेक किया जाएगा। लेकिन खत्म होने के बाद अगर आप सस्पेंड हो गए या पकड़े गए उसके बाद आप कहते हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस चीज के लिए ध्यान रखिए, 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, करप्शन आपको करना ही नहीं है। ये सेम चीज है, रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन फॉर अवेलेबल आधार सर्विसेज इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ यूआईडीआई। यूआईडीआई का कहना है कि रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो उनके लिए प्रायोरिटी है। अगर आप उनकी जो पॉलिसी है उसको फुलफिल नहीं करते हो और अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में पाए जाते हो तो ऑपरेटर के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन होता है। Periodically, UIDAI will also audit. UIDAI स्टेट टीम या हमारे डीएम्स कभी भी आपके सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। रैंडमली जो आपका रजिस्टर मेंटेन है उसमें कॉल कर सकते हैं रेसिडेंट को, और अगर रेसिडेंट ने ऐसा बोला कि आपने उसके साथ ओवरचार्जिंग की है, उस कैटेगरी में भी आपके ऊपर पैनल एक्शन होगा और यूआईडीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। तो इस चीज के लिए ध्यान रखना है, अच्छे से काम करो, ईमानदारी से काम करो तो आप लॉन्ग टाइम तक काम करोगे। करप्शन करोगे आज नहीं तो कल आप पकड़े जाओगे। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा, हमारे पास ऐसे ऐसे टूल हैं, हम पता लगा सकते हैं कि किसने कब किससे क्या पैसा लिया। तो इस चीज के लिए ध्यान रखो, अपने ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो, उसको बढ़ाओ, इन सब एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देना है। मैं दूसरी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ अभी। मेरी पीपीटी शो हो रही है सभी को? यस सर, यस सर। अभी देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अभी आपको पता है कि आप अभी सिर्फ मोबाइल, मेल आईडी, एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपडेट कर पा रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पहले आपके पास सर्विसेज थी तो आपके पास ये किस पर्पज से क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं ये उसकी पीपीटी है। मेरा मेन पर्पज ये है कि अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेंगे, अगर एड्रेस अपडेट के लिए आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आपके पास किसी और पर्पज से आ रहा है और आपने कोई और डॉक्यूमेंट स्कैन किया और वहां पे अपलोड कर दिया। ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती करते हैं माइनर मिस्टेक से आपके ऊपर पेनल्टी आती है। मैं उस सेशन में भी आऊंगा जहाँ पे माइनर मिस्टेक की है और पेनल्टी आप लोगों को देनी पड़ी है। ये डेट लिस्ट अपडेटेड नहीं है, स्टेट टीम ने शेयर भी की होगी, आपने पे सेंटर पे लगाई भी होगी, वो आपके सेंटर पे होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट POI, POA, POR अभी हटा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ हटा देते हैं। Published by the UIDAI must be use of any other document may lead to rejection and penal action। कहने का मतलब ये है कि आप POI या POA इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो जो UIDAI की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। उसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो UIDAI आपके ऊपर पैनल एक्शन करेगी और आपको सस्पेंड कर देगी। आपको वही डॉक्यूमेंट लेने हैं जो UIDAI की गाइडलाइन में। कई बार ये पाया जाता है कि आपके यहाँ पे कोई सीनियर पर्सन आए या कोई गजेटेड ऑफिसर आए, अब उन्होंने बोला कि मेरा लेटर हेड है, मैं साइन करके दे रहा हूँ, क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मेरा लेटर क्यों नहीं चलेगा, मैं तो क्लास 1 ऑफिसर हूँ। तो आपको उस कंडीशन में पेशेंस के साथ काम करना है, उनको बताना है ठीक है सर आप क्लास 1 ऑफिसर हैं लेकिन UIDAI की गाइडलाइन में ये 12 या 3 या 4 डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मुझे बोले हैं, इसके अलावा मैं कोई और डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर सकता, करता हूं तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। आप उनसे पोलाइटली की बात बता सकते हैं।
अगर वो एजुकेटेड हैं तो उनको ये चीज समझ में आएगी, लिस्ट लगी होगी तो भी उनको समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट मेन है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट देंगे नहीं चलेगा। कहने का मतलब कोई भी जिसमें स्टैंप लगी है, साइन है, क्लास 1 ऑफिसर है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कहीं और वैलिड हो सकते हैं लेकिन यूआईडीआई के लिए वैलिड नहीं है। ये चीज उनको आपको बतानी है। किसी के प्रेशर में आगे काम नहीं करना। कोई अगर आपको बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चलता, वहां तो चल रहा है, आप क्यों मना कर रहे हो। किसी बैंक में कोई मशीन चल रही है अदर किसी की, उन्होंने बोला वहां तो वो ले रहे हैं, आप क्यों मना कर रहे हो। कोई बात नहीं सर, वहां चल सकता होगा, यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ पे ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। किसी से झगड़ा नहीं करना है, पोलाइटली बात करोगे, एक बार आप समझाओगे, 2 बार समझाओगे, तीसरी बार उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओरिजिनल पीओआई पीओए must be has been scanned, use of photocopy may be लीड रिजेक्शन पैनल एक्शन। अगर आप पीओआई और पीओए के लिए कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो आप ओरिजिनल ही लें, फोटोकॉपी ना लें। ओरिजिनल भी लें तो वो कम से कम रीडेबल हो। कई बार आप ओरिजिनल तो ले लेते हैं लेकिन वो जो प्रिंट होती है, उनकी जो इंक होती है वो बहुत लाइट होती है, तो स्कैन करने के बाद वो रीडेबल ही नहीं होती, पढ़ ही नहीं पाते। तो आपको ओरिजिनल भी लेना है और प्रॉपर विजिबल लेना है ताकि वो पढ़ने में आए। अगर आपने स्कैन कर दिया, आपको समझ में आ रहा है, आप सोच में ठीक है थोड़ा बहुत मिट रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यूआईडीआई उसको रिजेक्ट कर देता है। जब आपको ही पढ़ने में नहीं आ रहा तो यूआईडीआई के पढ़ने में क्या आएगा, और स्कैन के बाद तो उसकी क्वालिटी और ब्लर हो जाती है। कोशिश करो अच्छा डॉक्यूमेंट लो, भले ही 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट लो जो आपका वैलिड हो। आप जल्दी के चक्कर में, या आपको लगता है क्राउड ज्यादा है, आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, सीधा स्कैन कर दिया, आप पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा और आप सस्पेंड हो जाओगे। क्या फायदा उस चीज का। थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर चेक कर लो, चेक करने के बाद फिर उसको स्कैन करो। ओरिजिनल ही स्कैन करना है, फोटोकॉपी आपको यूज नहीं करनी है। पीओआई पीओए डॉक्यूमेंट यूज मस्ट बी नेम ऑफ रेसिडेंट ओनली। अगर आपके पास कोई भी रेसिडेंट आ रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं का ही आप चेंज करें। ऐसा नहीं कि हेड ऑफ द फैमिली के कोई मेंबर आए कि जिनका आधार अपडेट करवाना है वो आउट ऑफ स्टेशन है या किसी और स्टेट में, वो आ नहीं सकते, ऐसी ऐसी इमरजेंसी है, आप कैसे भी करके मेरा आधार बना दो। आपको स्ट्रिक्टली बना कर देना है कि जिसका आधार चेंज, एड्रेस चेंज या फोन नंबर चेंज या मेल आईडी चेंज या डॉक्यूमेंट अपडेट, जो भी आपको प्रोसेस करना है वो रेसिडेंट के साथ ही करना है। किसी अनदर पर्सन या फैमिली मेंबर के आने से आपको चेंज नहीं करना है। द वैलिडिटी ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी चेक बिफोर अपलोडिंग एनी डॉक्यूमेंट। देखिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं आपको उसकी वैलिडिटी डेट भी चेक करनी है कि आपने यूआईडीआई की जो गाइडलाइन है उसको तो फॉलो कर लिया कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है हम वो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, लेकिन आप ये भी चेक कर लें कि वो वैलिड है भी या नहीं। वैलिड मतलब कि उसकी जो डेट है, ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्यूमेंट ही एक्सपायर हो गया हो। जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनकी 10-10 साल की एक्सपायरी होती है, तो कोई ऐसा तो नहीं रेसिडेंट कि 10 साल पुराना पासपोर्ट लेके आ रहा है या ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहा है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपका रिजेक्शन लिस्ट में जाता है, तो आपको वो गलती नहीं करनी। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हैव अ वैलिड डेट ऑफ 3 मंथ। जो आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ले रहे हो उसकी 3 मंथ की वैलिडिटी होती है, बिफोर 3 मंथ का डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। वाटर बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी 3 महीने, क्योंकि इनमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये हर मंथ आपके पास आते हैं, तो आपको लास्ट 3 मंथ के लेने हैं, बिफोर 3 मंथ। 3 मंथ के बाद वाला कोई भी बिजली का बिल आपको नहीं लेना। रेंट एग्रीमेंट शुड बी यूज बिफोर एक्सपायरी डेट। ये भी सेम, रेंट एग्रीमेंट जो लेना है वो उसमें स्टार्ट डेट होती है और एंड डेट होती है, उसके बाद का रेंट एग्रीमेंट आपको नहीं लेना है। ये नेम करेक्शन का है आपका, मे भी शायद अभी नेम करेक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। ये HOF बेस्ड है। श्याम सर HOF बेस्ड यूसीएल में है? सर HOF जो है वो आप अभी अपने क्लाइंट के माध्यम से हैं, जिसका कि ठीक है। एड्रेस सुधार अगर हो सकता है तो उनके लिए ये HOF के द्वारा हो सकता है। तो अपने यूसीएल में हो सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो अभी जैसा राजीव सर ने बताया कि जो HOF बेस हमारे जो न्यू सर्विस है इसके थ्रू भी आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर हैं वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे कि मेरा एड्रेस चेंज है, मेरी फैमिली में किसी का भी एड्रेस चेंज नहीं है, तो मैं इस लेटर के बिहाफ पे उन सभी का एड्रेस चेंज कराना चाहता हूँ। उस कंडीशन में किन किन का आप कर सकते हैं उनकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है
जैसे फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आंट, अंकल, कजन, नेफ्यू एंड नीस। इन सभी के आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से आधार का जो एड्रेस है वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। इसके थ्रू भी आप कई लोगों के, जैसे कई बार होता है कि जो एनरोलमेंट फॉर्म है उसमें कई जगह सरपंच नहीं अवेलेबल है, या निगम पार्षद अवेलेबल नहीं है, तो कई बार दिक्कत आती है साइन वाइन करने में। तो अगर जहाँ पे प्रॉब्लम है तो वहां पे इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे इजीली साइन हो रहे हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे हो भी रहे हैं जहाँ नहीं भी हो रहे, लेकिन अगर किसी का अपडेट है और अगर वो इस पर्पज से कराना चाहता है तो आप इजीली कर सकते हो। कहीं कोई डाउट है तो आपकी टीम वहां पर है, बिहार टीम में राजीव सर हैं, श्याम जी हैं, या हमारी जो भी बिहार की टीम है, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो, किसी भी पर्पज से रिलेटेड। जहां आपको इश्यू आता है, आपका ग्रुप भी बना होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, किस यहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार हमें आप गाइड कर दीजिए। गलती करने से अच्छा है आप किसी से पूछ लें। एक बार आप पूछेंगे तो आपको आइडिया होगा, वो ग्रुप में वो हो सकता है वो सेम क्वेश्चन 5 लोगों का और हो, तो अगर एक ने पूछा तो 5 लोगों को उसका आंसर मिल गया, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर किसी को कोई इश्यू है ग्रुप में आप डाल सकते हो, तो वो आपको अगर रिप्लाई मिलेगा तो सभी लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत आती है तो टीम हमारी आपके साथ है, आपका कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपकी पूरी हेल्प करेगी। मैं थर्ड शो कर रहा हूँ। अभी सबको मेरी पीपीटी शो हो रही है, ट्रेनिंग ऑन डाटा क्वालिटी एंड एरर। यस सर, यस सर। ठीक है सर, देखिए जितने भी वीएलई सभी किसी वीसी में हैं, देखिए डॉक्यूमेंट का पार्ट सबको 90% पता ही है, फिर भी हमने एक बार रिवाइज कराया। मेन हमारा पर्पस ये है कि आपने डॉक्यूमेंट तो अपडेट कर दिए, लेकिन गलत किए आपने तो उसके ऊपर पेनल्टी आई। कई बार ऑपरेटर्स या वीएलई कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है किस कंडीशन में कितनी पेनल्टी आती है। तो इसके कुछ सैंपल हैं, मैं इस पेनल्टी पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट का आपको पता है फिर भी आप गलती करते हैं, तो यहाँ से आप जब मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी और आप सस्पेंड हो रहे हो। अभी लिस्ट आती है तो कितने लोग सस्पेंड हो जाते हैं, और जो हम देखते हैं तो माइनर मिस्टेक में हो रहे हो, जिसके लिए ट्रेनिंग देने की भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन आप जल्दबाजी में करते हो या आपके पास क्राउड ज्यादा होता है, आप देखते नहीं हो, इसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी आती है। स्टार्ट करते हैं हम। जेंडर फोटो मिसमैच। जेंडर फोटो मिसमैच ये जो बताऊंगा मैं, इसकी कुछ सैंपल भी दिखाऊंगा, थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा आपको। जेंडर फोटो मिसमैच क्या है कि आपके पास कोई रेसिडेंट आए, ये मे भी शायद आपके पास यूसीएल में नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। एज फोटो मिसमैच। एज फोटो मिसमैच आपका क्या है कि आपके पास कोई रेसिडेंट आए, उनकी एज है 36 और आपके पास उन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिए वो 86 के दे दिए या 56 के दे दिए और आपने वो अपलोड कर दिए। यूआईडीआई ऐसे पैकेट को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको देखने से समझने से पता चल रहा है कि उनकी एज ज्यादा है तो आप उनके वो डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। एरर इन नेम एंड इनकम्प्लीट एड्रेस। नेम का अभी आपका नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ एरर इन नेम एंड इनकम्प्लीट एड्रेस कि जब आप एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, जो एड्रेस आपने फिल किया है प्रॉपर पिन कोड होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, मिसमैच डिटेल आपको नहीं रखनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो 1000 पर पैकेट पेनल्टी है। रिलेशनशिप मिसमैच, जिसका भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो